Last time we have done the laboratory preparation of hydrogen, and I'm sure it is clear to all of you. We discussed about the reactants that are to be used, that were granulated zinc and dilute hydrochloric acid and all that. Okay, now once the hydrogen gas is produced, we discussed that how is it going to be collected. So it is to be collected by the downward displacement of water. Now, what is this downward displacement of water? First of all, let us discuss this. This is a 1 mark question that is asked. How is the hydrogen gas prepared during the laboratory preparation, that is by the downward displacement of water? अब बच्चे इसका मतलब क्या होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर का? इसको एक बार आप लोग देख लो. देखिए, जब भी हमारे पास ये वर्ड आता है जिसमें हम यूज करते हैं टर्म डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट और एक वर्ड होता है हमारे पास अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब इनका मतलब क्या है? डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि हमारे पास मान लो कोई टेस्ट ट्यूब है या कोई गैस जार है जिसको हमने अपसाइड डाउन रखा हुआ है. अपसाइड डाउन मतलब द माउथ इज ऑन द लोअर साइड एंड द बॉटम इज एट द अपर साइड, उल्टा करके. ठीक, ये ठीक है यहाँ पे, और ये हो गया इसका माउथ. दैट्स इट. ठीक, अब जब हम ये कहेंगे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, दैट मीन्स देखो ये मान लो कि ये जो हमारा जार है इट इज एम्प्टी. व्हेन समथिंग इज एम्प्टी, उसका मतलब होता है, एम्प्टी का एक्चुअल मतलब बिल्कुल खाली नहीं होता है. एम्प्टी का मतलब होता है दैट एयर इज प्रेजेंट इनसाइड इट. ठीक है, एम्प्टी मीन्स एयर इज प्रेजेंट. राइट, तो जब हमने कहा किसी चीज के लिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, तो उसका मतलब ये है कि जो भी चीज इस गैस जार के अंदर ऑलरेडी फिल्ड है, दैट whether it is air, whether it is water, whatever there is, that is going to move downwards. नीचे की तरफ वो आना शुरू हो जाएगी. ठीक है, that will start moving downwards. That is how it will move. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो एयर का डिस्प्लेसमेंट है, एयर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसा है, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब अपवर्ड का मतलब समझते हैं. अपवर्ड का क्या मतलब है? अगेन अपवर्ड में हम ले लेते हैं एक दूसरी टेस्ट ट्यूब, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब हमने ली, एंड दिस टेस्ट ट्यूब हैज बीन अरेंज्ड in a normal position, that means bottom down and mouth upwards. ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मान लो ये भी एम्प्टी है, तो जब ये एम्प्टी है तो इसमें भी क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है. ठीक, तो अगर इसके अंदर हम कुछ फिल करेंगे, इफ एनीथिंग इज फिल्ड इनसाइड इट, what will we observe? We will observe that the air will now start moving upwards. ठीक है, the air will start moving upwards. और जो भी चीज इसमें हम फिल कर रहे हैं, ठीक है, वो तो नीचे बॉटम पे आती जाएगी एंड द एयर विल स्टार्ट मूविंग अपवर्ड्स. ठीक है, सो अपवर्ड और डाउनवर्ड का मतलब समझ में आ गया. यहाँ पे देखो एयर का अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है,
यहाँ पे एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और दोनों में फर्क आपको दिखाई दे रहा होगा. हियर द कलेक्टिंग जार इज इन द normal position, that is mouth upwards and bottom downwards, whereas in this case जहाँ पे एयर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हम लोग शो कर रहे हैं, यहाँ पे डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट शो हो रहा है. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो एयर है वो डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो रही है. तो आपको डाउनवर्ड और अपवर्ड का मतलब समझ में आ गया. ऑलराइट, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एयर की जगह ले लेते हैं, एयर की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर वाटर. ठीक है. सो जब इसके अंदर वाटर है तो ये मत सोचना कि वाटर भर के हम उल्टा करेंगे तो गिर जाएगा, वो हम आगे देखेंगे. ऑब्वियस है कि जब इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, वाटर के रहते रहते इसमें अगर हमें कोई गैस रिलीज करनी है अंदर की तरफ, कोई हमें गैस कलेक्ट करनी है, तो अपने आप सोचो बच्चे, वाटर और एयर, सॉरी वाटर और गैस, water or gas. Out of these two, which one is going to be lighter in mass? इन दोनों में से हल्की चीज कौन सी होगी, वाटर या गैस? इट इज गोइंग टू बी द गैस. तो ऐसे में क्या होगा, जो वाटर है वो नीचे की तरफ आता चला जाएगा, और जो गैस है वो वाटर के ऊपर, यानी वाटर को नीचे की तरफ पुश करती चली जाएगी, और धीरे धीरे नतीजा ये निकलेगा कि वाटर तो हमारा डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाएगा, और जो पीछे की सारी जगह है उसे कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, दैट विल ऑल बी ऑक्यूपाइड बाय द गैस. यहाँ पे सारे में हमारी गैस आ जाएगी और जो वाटर है वो बाहर निकल जाएगा. ठीक है. तो अब आपको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ मूवमेंट, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर की तरफ मूवमेंट, इसमें हमें ये बताना जरूरी होता है कि किसका मूवमेंट डाउनवर्ड हो रहा है और किसका मूवमेंट अपवर्ड हो रहा है. ठीक. अब when it is clear to you, then let me share with you the method of the collection of hydrogen. Here we are saying that hydrogen gas is collected by the downward displacement of water. Water का displacement नीचे की तरफ हो रहा है. अब इसे एक बार देख लेते हैं कि कैसे. इसके लिए let us go back to the apparatus. बेटे यहाँ हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है, लिबरेट होकर इस डिलीवरी ट्यूब से होता हुआ इस वाटर ट्रफ से होता हुआ इस गैस जार में जा रहा है. ठीक है. अब यहाँ पर आपको दो बातें समझनी है. पहली कि यहाँ पर जो आपका वाटर है, जो आपको ये नजर आ रहा है अप टिल हियर, जब हमने कलेक्शन ऑफ द गैस स्टार्ट किया था उस टाइम पे वाटर का लेवल ये नहीं था. जब हमने कलेक्शन स्टार्ट किया था उस टाइम पर वाटर का जो लेवल था वो यहाँ तक था, ये पूरा भरा हुआ था. ठीक है. और इस जार में ये जो ट्रफ, आपको ये वाला जो ट्रफ नजर आ रहा है, ये वाला, इस ट्रफ में वाटर नहीं था. जब हमें कलेक्शन स्टार्ट करना था तो हमने क्या किया, ये जितना भी यहाँ पे वाटर है इस गैस जार में, हमने इस गैस जार को इस ट्रफ के अंदर उल्टा करके अरेंज कर दिया. ठीक. और पीछे से यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो थी वो लिबरेट करने लगी, बाहर आने लगी. ठीक है. तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस ने अंदर की तरफ मूव करना शुरू किया, ये जैसे ही हाइड्रोजन गैस अंदर की तरफ मूव होना शुरू हुई, तो क्या हुआ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन वाटर, क्योंकि इसका जो मास है वो वाटर से कम होता है, और हमें मालूम है जो भी हल्की चीज होती है वो ऊपर की जगह ऑक्यूपाई करती है, और जो भारी वाली चीज होती है वो नीचे की तरफ ऑक्यूपाई करती है. तो वाटर ने नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दिया, दैट इज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाटर स्टार्टेड. जैसे ही वाटर का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, ऑब्वियसली यहाँ पे जगह बनना शुरू हो गई, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, और यहाँ पर
हमारी जो हाइड्रोजन थी वो कलेक्ट हो गई। कैसे कलेक्ट हुई? क्योंकि उस हाइड्रोजन के लिए ये जो वाटर है आपका, इसने स्पेस क्रिएट कर दी। ठीक है, और कैसे स्पेस क्रिएट करी? बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ मूव होकर उसने जो था हमारे हाइड्रोजन के लिए जो थी स्पेस को क्रिएट किया हियर बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, चलो अब आते हैं बच्चे इसके प्यूरिफिकेशन के ऊपर। प्यूरिफिकेशन क्या होता है? प्यूरिफिकेशन बच्चे क्या होता है, कई बारी जो हमारी गैस कलेक्ट होती है वो बड़ी प्योर स्टेट में नहीं होती। जैसे इस केस में भी जब हमारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हाइड्रोजन प्रिपेयर होगा तो वो प्योर नहीं होगा, उसमें बड़ी सारी इम्प्योरिटीज होंगी। कौन कौन सी? जैसे आर्सीन होगा और फॉस्फीन होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, और क्या होगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या होगा? मॉइस्चर होगा। ठीक है, सो हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6 7 इम्प्योरिटीज। अब क्योंकि हमें प्योर हाइड्रोजन चाहिए तो ऑब्वियस है कि हमें सारी इम्प्योरिटीज हटानी पड़ेंगी। ये सारा का सारा क्वेश्चन जो आता है, इसको लिख लो यहाँ पर, प्यूरिफिकेशन का, ये आएगा आपका 1 मार्क क्वेश्चन। कोई भी गैस वो आपसे कह देंगे कि हाउ विल यू रिमूव फॉस्फीन from the laboratory preparation from the hydrogen collected after laboratory preparation। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए that for that purpose what are we going to do? We are going to simply allow the hydrogen gas to pass through the सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जैसे उसको हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से कलेक्टेड हाइड्रोजन को पास करेंगे तो आर्सिन और फॉस्फीन एब्जॉर्ब हो जाएंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, and the hydrogen will be left with rest of the other impurities। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने हाइड्रोजन कलेक्ट करी थी उसको हमने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से पास करवाया। जैसे वो सिल्वर नाइट्रेट से पास हुई तो फॉस्फीन और आर्सिन खत्म हो गई। उसके बाद बारी आई हाइड्रोजन सल्फाइड की। हाइड्रोजन सल्फाइड को रिमूव करने के लिए हमने सेकेंड वॉशर बॉटल ली जिसमें क्या प्रेजेंट था? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। लेड नाइट्रेट में हाइड्रोजन सल्फाइड डिसॉल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने वॉशर बॉटल को फिर से चेंज किया और अब की बारी हमने लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या क्या डिसॉल्व हो गया? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आर्सिन और फॉस्फीन को रिमूव करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। बच्चे एक बात याद रखना कि खाली सिल्वर नाइट्रेट लिखने पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सॉल्यूशन वर्ड यूज करना पड़ेगा। सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्ट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है। अगर खाली सिल्वर नाइट्रेट यूज करोगे तो ये रिजल्ट आएगा ही नहीं आपका। क्यों? क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट इज नथिंग बट अ सॉलिड सॉल्ट। तो सॉलिड में आप किसी भी चीज को कैसे डिसॉल्व करोगे? ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन वर्ड लिखना ही पड़ेगा वहां पे। ओके, देन लास्ट पार्ट इज जब मॉइस्चर रिलीज करना है, मॉइस्चर को वहां से रिमूव करना है, तो मॉइस्चर के रिमूवल के लिए हमें क्या चाहिए? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस मतलब द सॉल्ट विच डज नॉट कंटेन, ये आपने पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर में। एनहाइड्रस इसका मतलब है विदाउट वाटर ऑफ विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप 1 बाय 1 4 स्टेप्स में इन चारों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में अपने वेरियस इम्प्योरिटीज को रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ गई? प्योर हाइड्रोजन आ गई। अब इस प्योर हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए इस पूरे लैबोरेटरी अपरेटस में बच्चे हमें कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है। जैसे इस अपरेटस में देयर शुड नॉट बी एनी लीकेज, कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, there should not be any leakage of gas, ठीक, and there should be no flame।
फ्लेम क्यों नहीं होना चाहिए आसपास? बिकॉज हाइड्रोजन इज अ हाईली कंबस्टिबल गैस। तो हाईली कंबस्टिबल गैस है, तो ऑब्वियसली अगर फ्लेम आसपास होगी तो द गैस विल बर्न एंड इट मे रिजल्ट इन अ ब्लास्ट। हेंस नो फ्लेम, नो लीकेज शुड बी देयर। ओके, देन नेक्स्ट वन इज ये मैंने आपको बता दिया। अब बचे बाकी के पॉइंट्स, ये वाला सेकंड और थर्ड, ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे देखो, प्रेपरेशन ऑफ लैबोरेटरी apparatus, उसको हमें रेडी कैसे करना है। देखो, नंबर 1, हाइड्रोजन फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विथ एयर। ठीक है, क्योंकि वो एयर के साथ एक्सप्लोसिव मिक्सचर बनाती है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे apparatus में कोई भी लीकेज ना हो, हर तरीके से वो एयर टाइट होना चाहिए, सो दैट हाइड्रोजन कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एयर के कांटेक्ट में ना आए। ठीक। सेकेंड देखो, इट शुड नॉट बी एक्सपोज टू एनी नेकेड फ्लेम। व्हाई? मैंने आपको बता दिया, बिकॉज इट इज हाईली कंबस्टिबल इन नेचर, और कंबस्टिबल होने की वजह से इट मे कॉज एन एक्सप्लोजन which may take place if the gas leaks. Why? Because the gas is combustible in nature. ठीक है, तो आपको क्लियर है कि हमें इसको क्यों फ्लेम से बचाकर रखना है, कंबस्टिबल। यहाँ तक क्लियर? चलिए, उसके बाद एक और पॉइंट देखो बेटा, हियर the lower end of the thistle funnel should dip below the level of dilute acid। जो हमारे thistle funnel का एंड है वो हमेशा डाइल्यूट एसिड में डिप्ड होना चाहिए। क्यों? देखो हियर, ये रहा आपका थिसल फनल। थिसल फनल का एंड देखो कहाँ जा रहा है, ये देख रहे हो, एसिड के अंदर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि मान लो अगर हम इसे अंदर डिप ना करके यहीं पे छोड़ देते, हवा में लटका हुआ छोड़ देते, ये यहाँ तक, तो एसिड तो इन एनी केस हम यहाँ से डाल रहे हैं, एसिड यहाँ से नीचे जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर ड्रिप करने लगता, ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे गिरने लगता। जब नीचे गिरता तो ऑब्वियसली रिएक्शन भी होता, और रिएक्शन जब होता तो इस रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस भी निकलती। ठीक है, जब हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती तो एक्चुअली हाइड्रोजन गैस को इस डिलीवरी ट्यूब में जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन अब हाइड्रोजन गैस को डिलीवरी ट्यूब के अलावा भी एक एग्जिट मिल जाएगा, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये भी तो हवा में लटका हुआ है। हाइड्रोजन गैस को ये थोड़ी पता है कि मुझे केवल इसमें जाना है, डिलीवरी ट्यूब में जाना है, थिसल फनल में नहीं जाना है। ठीक है, वो तो दोनों में से लिबरेट करेगी। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जो यहाँ पे हो रही है, इस वजह से हम लोग जो है थिसल फनल के जो एंड होता है उस एंड को एसिड के अंदर पूरी तरह से डिप करके रखते हैं। ठीक है, ओके, चलो अब नीचे चलते हैं वापस से। Here, lower end of the thistle funnel should dip below the level of the dilute acid। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब आ जाते हैं रिएक्टेंट्स के ऊपर कि हमने यही वाले रिएक्टेंट्स क्यों चूज करे, क्या खास बात थी। अगेन 1 मार्क क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिख लो, दिस इज अ 1 मार्क क्वेश्चन। ग्रैन्युलेटेड जिंक क्यों हमने चूज किया? ग्रैन्युलेटेड जिंक सबसे पहले होता क्या, पहले ये समझ लो बच्चे। जो ग्रैन्युलेटेड जिंक होता है वो एक कमर्शियली ऑब्टेन, जिसको हम इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, एक ऐसा जिंक होता है, कमर्शियल जिंक होता है। और इसमें स्पेशल चीज क्या होती है, इसमें ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, मतलब ट्रेस मतलब छोटे अमाउंट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं जो कि एज अ कैटलिस्ट वर्क करती हैं। ठीक है, तो जब हम जिंक को यूज करते हैं तो ये इम्प्योरिटीज एज अ कैटलिस्ट काम करती हैं, और कैटलिस्ट की तरह काम करते हुए हमारे रिएक्शन को क्या करती है,
enhances the speed of reaction, स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो हमें ऑटोमेटिकली बजाय इसके कि हम अलग से कोई इसमें कैटलिस्ट यूज करें, हमारी जो ये इम्प्योरिटीज हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करने लगती है, जिसकी वजह से हमारे रिएक्शन की जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है। ऑलराइट, चलिए, सो ग्रैन्युलेटेड जिंक इज क्लियर। अब आ जाते हैं कि हम इसमें डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के अलावा नाइट्रिक एसिड क्यों यूज नहीं करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला ये, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं दैट एड्स ऑक्सीजन to the atom or a group of atoms। ठीक है, तो इस केस में क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन है तो हम उसको ग्रुप ऑफ एटम्स में काउंट कर सकते हैं, H2। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है, नाइट्रिक एसिड हमारी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देता है, और ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, बजाय इसके कि हमें हाइड्रोजन मिले, हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है, वाटर। तो रिएक्शन तो पूरा होता है, लेकिन रिएक्शन होने के बाद बजाय इसके कि हमको हाइड्रोजन मिलती, वी गेट वाटर इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट पार्ट इज कलेक्शन ऑफ हाइड्रोजन। कलेक्ट कैसे होगी हाइड्रोजन? बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। वो हमने ऊपर कर लिया था, बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। अब बच्चे इसमें एक क्वेश्चन आएगा आपको, यहाँ पे लिख लो वाई, इस वाले पॉइंट के लिए क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे, इवन दो हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन जो होती है वो एयर से भी ज्यादा लाइट है, स्टिल इट इज नॉट कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि ऑल्दो हाइड्रोजन जो है वो एयर से भी हल्की है, तब भी हम उसे एयर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से क्यों कलेक्ट नहीं कर रहे? मतलब कि अगर देखो हमारे लिए ये मच इजी हो जाता अगर हम कुछ ऐसा करते जैसे हमने यहाँ किया। यहाँ पे देखो, अगर हम इजीली ऐसा कुछ कर देते, वेट, यहां से हमारा हाइड्रोजन गैस आ रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस आई और आने के बाद इजीली यहां तक आई। ठीक है, और क्योंकि वो हाइड्रोजन जो है एयर से हल्की है, हमने अपने डिलीवरी ट्यूब को इस जार में लगा दिया जिसके अंदर एयर भरी हुई थी। हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन जो है ये नीचे की जगह ऑक्यूपाई कर लेगी। ठीक है, और एयर जो है वो बाहर निकल जाएगी। सुनने में कितना इजी लगता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर भी पॉसिबल है, एंड हियर यू कैन सी कि अगर यहाँ पे हम इसे लेते एयर को, यहाँ अगर हम लेते तो वाटर की जगह अगर हम यहाँ पे एयर ले लेते, जस्ट अ मोमेंट, तो भी हमारी इसके अंदर बड़ी आराम से हाइड्रोजन कलेक्ट हो जाती। अब देखो, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं जिसमें हम ये शो कर रहे हैं दैट हाइड्रोजन इज कलेक्टेड बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्या ये पॉसिबल था कि हमारी हाइड्रोजन आती, आराम से इसमें कलेक्ट हो जाती और एयर बाहर निकल जाती? इज इट पॉसिबल? द आंसर इज इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है ये बताओ? इसलिए पॉसिबल नहीं है बच्चे क्योंकि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज लाइटर देन एयर। तो लाइटर देन एयर होने की वजह से कोई भी लाइट हल्की चीज क्या किसी हैवी चीज को अपनी जगह से हटा सकती है? नहीं ना। पूरे टाइम हम कोशिश ही करते रहते हैं कि किसी तरह इसके अंदर हमारी हाइड्रोजन भर जाए,
लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन हल्की है तो हाइड्रोजन आती तो जरूर, लेकिन वो आके हवा में ही उड़ जाती, इसके अंदर नहीं आती। तो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट तो फेल हो गया। अब दूसरा मेथड देखो, यहाँ पे मान लो हम इसे अपसाइड डाउन करके ही लगा देते, ठीक है। इस पूरे के पूरे कलेक्टिंग जार को खाली है ना, इसके अंदर एयर प्रेजेंट है। अब इसके अंदर जब एयर प्रेजेंट है तो ऑफ कोर्स हम ये कर सकते थे कि आराम से यहाँ से हाइड्रोजन गैस आती, इसमें कलेक्ट हो जाती, एयर जो था वो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होके बाहर निकल जाता, ठीक है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। क्यों नहीं करते? इसका रीजन अभी हमने पीछे पढ़ा, ये वाला, दैट एयर एंड हाइड्रोजन फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर। तो उस एक्सप्लोसिव मिक्सचर की वजह से हम ये रिस्क उठा ही नहीं सकते कि हम हाइड्रोजन को बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट कर लें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? बिकॉज इट फॉर्म्स एन एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद द एयर। क्लियर? अब अगर हमें प्योर और ड्राई हाइड्रोजन कलेक्ट करनी है और हमारे पास मान लो वाटर वाली फैसिलिटी नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? देन इन दैट केस वी कैन कलेक्ट इट बाय द over the mercury. This also you remember, ये fill up में, correct the following में, etc etc में आ जाता है. Pure and dry hydrogen is collected over mercury. And how? In the absence of air. बस शर्त ये है कि उसके अंदर air नहीं होना चाहिए. Clear? All right, बच्चे, I think we have now done all the topics. Purification हमने पीछे कर ही लिया है, arsine and phosphine का. In the next class, we will start with the wash process. Yeah? Okay.